गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चोपड़ा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लेसन करेंगे हम पृथ्वी की गतियाँ। थर्ड लेसन है पृथ्वी हमारा आवास बुक से। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। देखो बताया इसने कि भाई हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी की जो गति है वो दो प्रकार की बताई गई है, एक घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण गति। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? परिक्रमण कहलाती है। इनको अंडरलाइन कर लेंगे, साथ के साथ जो मेन पॉइंट आएंगे उनको अंडरलाइन करते चलेंगे। पहला तो ये करो कि घूर्णन की गति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नाम पूछा जा सकता है कौन कौन सी। दूसरा, घूर्णन किसे कहते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अगला प्रश्न बनता है कि परिक्रमण किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। 3 प्रश्न बन गए इसी पैसेज में। उससे आगे चलते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र 3.2 में दिखा रखा है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। तो इसने क्या बताया कि जो पृथ्वी का अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है, रियल की रेखा नहीं है, वास्तविक रेखा नहीं है कोई अक्ष वाली। इसको हमने माना है काल्पनिक रेखा, मन में माना है, कल्पना की है, जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। जो ये रेखा बताई गई है वो अपने इनके कक्षीय क्षेत्र जो है, कक्षीय सतह जो है पृथ्वी की, वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको क्या कहेंगे? कक्षीय समतल कहेंगे। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, बिल्कुल करती है भाई। तो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, ये भी सही है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। यानी कि जब एक समय होगा तो पृथ्वी के आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी, और जहाँ सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी वहाँ दिन होगा, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वो
वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे कि प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। आगे है, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। जो इसका अक्ष है पृथ्वी का, उसके साथ नहीं मिलता ये वृत्त, जैसा कि चित्र 3.2 में देख सकते हैं। और पृथ्वी जो अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है वो चक्कर पूरा करने में लगभग कितने घंटे का समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। तो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। इस लाइन को अंडरलाइन करो कि भाई पृथ्वी दिन किसे कहा जाता है। तो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। कि भाई अगर घूर्णन ना करे पृथ्वी तो क्या होगा? तो क्या होगा कि भाई जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी के आधे हिस्से में ही पड़ेगा और वहाँ हमेशा दिन रहेगा, गर्मी पड़ेगी लगातार, और दूसरा भाग जो होगा वहाँ हमेशा अंधेरा रहेगा और वहाँ पर ठंड पड़ेगी। लेकिन इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन के लिए ठंड भी ज़रूरी है और गर्मी भी ज़रूरी है, बरसात का मौसम भी ज़रूरी है। तो इस प्रकार अगर एक स्थान पर एक ही मौसम रहेगा, एक ही प्रकार का मतलब कि दिन या रात रहेंगे, तो वहाँ जीवन संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की दूसरी गति को सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण की डेफिनेशन पहले पैसेज में भी अंडरलाइन करवाई थी, दोबारा करना चाहते हो तो कर सकते हो। कि भाई पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी 1 वर्ष या 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 1 वर्ष 365 दिन का मानते हैं। तो पृथ्वी की जो दूसरी गति बताई है वो परिक्रमण होती है, और पृथ्वी का 1 वर्ष जो होता है वो 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? 365 दिन में पूरा करती है। हम लोग 1 वर्ष में कितने दिन मानते हैं? 365 दिन मानते हैं। इस चित्र में दिखाया भी गया है चक्कर लगाते हुए पृथ्वी का, कि ये सूर्य दिखा रखा है बीच में और ये पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ऐसे घूम रही है, ठीक है ना, अपने कक्ष में घूम रही है। ये ऊपर है जो पृथ्वी का ये उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है और ये जो बीच में दे रखा है ये विषुवत वर्त है, ठीक है, सॉरी विषुवत रेखा है जो पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक अक्ष माना गया है, काल्पनिक रेखा मानी गई है वो विषुवत रेखा। नेक्स्ट चलते हैं। तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते।
तो अपनी सुविधा के लिए जो है ना वो 6 घंटे बचते हैं, वो 365 दिन में नहीं जोड़ते। उससे आगे है 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हैं हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो बताए जो 6 घंटे बचते हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है 4 साल में। 4 साल में इकट्ठे होकर के वो 6 घंटे पूरा एक दिन का समय हो जाता है, 24 घंटे हो जाते हैं के बराबर हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त दिन को जो 1 घंटा बन गया, ये 24 घंटे बन गए, एक दिन बन गया, तो इस टाइम को हम फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष जो फरवरी का महीना होता है वो 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसको क्या कहेंगे? लीप वर्ष। इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम कि भाई लीप वर्ष किसे कहते हैं। तो लीप वर्ष ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। और पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, इसका पता करना है कब होगा भाई लीप वर्ष। जो वर्ष का जो सन होता है, जैसे 2020 है, इसको भाग करके देख लेंगे हम 4 से। अगर 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता है तो मतलब वो लीप वर्ष है। अगर 4 से भाग नहीं होगा पूरा पूरा तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं किसी भी वर्ष के बारे में कि वो लीप वर्ष है या नहीं है। आगे चलते हैं। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जो 3.3 जो चित्र दे रखा है उससे क्या स्पष्ट होता है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार है, पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार पथ पर बड़े वृत्त के आकार, उसमें आकृति में, आकार में, उस पथ में अपना चक्कर लगाती है। आगे ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पर पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। पता है कि भाई सामान्यतः जो एक वर्ष जो होता है, एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ये ऋतुओं में बांट दिया पूरे वर्ष को। और पृथ्वी जो बताई है वो एक ही दिशा में झुकी हुई रहती है अपने कक्ष में। और ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो स्थिति है उसके कारण होता है ऋतुओं में परिवर्तन। आगे चलते हैं। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए
विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। तो चित्र जो दिखाया है 3.3 उसमें क्या देखेंगे कि भाई 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो होता है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। उत्तरी ध्रुव के साइड वाला जो हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा जो होती है वो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध जो होता है वो उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है और दक्षिणी गोलार्ध होता है वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है। फिर सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध की तरफ जो अगर सूर्य की तरफ झुका हुआ है तो वहाँ पर किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, गर्मी प्राप्त होती है। ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। जो ध्रुव है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर ऊष्मा कम प्राप्त होगी क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक दिन रहता है। जो उत्तरी ध्रुव जो होता है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले जो भाग हैं वहाँ लगभग 6 महीने तक ही दिन रहता है। क्योंकि भाई उत्तरी गोलार्ध के जो बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वर्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। और जो 21 जून का जो दिन होता है वो इन क्षेत्रों में सबसे बड़ा लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कितनी तारीख को होती है? 21 जून को। और पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहेंगे हम? उत्तर अयनांत कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में कि 22 दिसंबर का जो दिन होता है वो दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर जो सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, डायरेक्ट सीधी आती हैं, टेढ़ी नहीं होती, तिरछी नहीं होती। जैसे 90 डिग्री का कोण होता है लंबवत, ऐसे पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध का जो बहुत बड़ा भाग है उसको प्रकाश प्राप्त होता है और इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है कि पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहेंगे? दक्षिणी अयनांत कहेंगे। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में सर्दी की ऋतु में मनाया जाता है। क्रिसमस दिसंबर में आता है।
दिसंबर के महीने में क्रिसमस का त्यौहार आता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों की ऋतु में। आगे चलते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। तो भाई 21 मार्च और 23 दिसंबर 2 दिन बताए हैं। इस दिन जो सूर्य की किरणें वो विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है या फिर दक्षिणी ध्रुव है, वो सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, और इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और जो दिन होंगे वो बराबर होंगे। इसको हम क्या कहेंगे? विषुव कहा जाता है। इसको दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को क्या बताया कि जो उत्तरी गोलार्ध जो है उसके अंदर सर्दी की ऋतु होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और ठीक 23 सितंबर की बात थी। अब 21 मार्च की बात कर रहे हैं कि स्थिति इसके विपरीत होती है, उलट होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। पलट जाती है ऋतु, शरद ऋतु की जगह वहाँ बसंत ऋतु हो जाती है और बसंत ऋतु की जगह वहाँ शरद ऋतु हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी का जो घूर्णन है और परिक्रमण है, उसकी स्थिति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं और ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो ये लेसन हमारा पूरा हुआ। सभी बच्चों ने इसको पढ़ना है ध्यान से, और कल इसके प्रश्न लिखवाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।